जी आज हमने स्टार्ट करना है सेल टैक्स। ठीक है, सेल टैक्स हमने पहले अब तक जितना भी पढ़ा है वो सारे का सारा क्या पढ़ा है, इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स। आज हमने स्टार्ट करना है इनडायरेक्ट टैक्स स्लैश सेल टैक्स। ठीक है, अब जिस तरह हमने इनकम टैक्स पढ़ा उसमें हमने सारे सेक्शन देखे। 149 पढ़ा, 155 पढ़ा, फिर 153 था, 147 था, 148 था, 165 था। इसके अलावा भी दूसरे छोटे छोटे सेक्शन थे जो हमने वर्ल्ड की फाइल में डिस्कस किए थे, जिस तरह वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर था, कैश विड्रॉल के ऊपर सारे। और फिर हमने इसकी इनका PSID बनाना सीखा। फिर हमने इस सेक्शन में जाके विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल की थी IRS के ऊपर। अब एक चीज़ इनकम टैक्स में रह गई है कि पर्सनल रिटर्न, यानी कि आप एक सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आपने अपनी रिटर्न जब फाइल करनी है तो वो हम सीखेंगे सेल टैक्स के बाद। यानी कि जब सेल टैक्स भी हम कवर कर लेंगे तो एंड पे जाके हम सीखेंगे पर्सनल रिटर्न। इनकम टैक्स के अंदर ये चीज़ें हमने देखी। अब हम आते हैं सेल टैक्स के अंदर। सेल टैक्स होता क्या है? ठीक है, अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपने एक लेट से एक आइसक्रीम परचेज की है, आइसक्रीम परचेज़ की है और आप उन्होंने आइसक्रीम जो शॉप पे आपने पे की है लेट से 100 रुपये पे किए हैं। अब जो 100 रुपये आप पे कर रहे हैं इसके अंदर कुछ आपसे इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं सेल टैक्स यानी कि जनरल सेल टैक्स, वो भी आपसे लिया जाता है। चूँकि हमें नॉलेज नहीं होता, हम क्या करते हैं कि 100 रुपया पे करते हैं और वो ले लेते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सेलर कंपनी है जिसकी तरफ से चीज़ें आई हैं, मतलब जो नेस्ले है या जो भी कंपनी जिसकी भी आपने आइसक्रीम ली है, उसकी ये जो 100 रुपये आपसे ले रहा है इसकी इनकम 100 रुपया नहीं है। उसकी इनकम में भी अगर हम जूम करते हैं तो सेल टैक्स का रेट अगर 17% है तो में भी उसकी जो सेल टैक्स है वो 17 रुपये है और 83 रुपये उसकी इनकम है। ठीक है, मतलब कि 100 रुपया उसने पूरा हमसे लिया, पूरी की पूरी अमाउंट ली, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी इनकम पूरी है, उसमें अंदर सेल टैक्स भी शामिल हो सकता है। अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, वो हम देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट है। यानी कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर GST है ही नहीं है, बाय लॉ एग्जाम्प्ट है। कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर GST 0% है, वो हम सारा देखेंगे कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जिनके ऊपर 0% है, कौन सी प्रोडक्ट है जिनके ऊपर मिनिमम रेट है, कौन सी प्रोडक्ट है जिनके ऊपर नॉर्मल रेट है। अभी के लिए आपने याद ये रखना है कि जो भी चीज़ आप ज्यूम कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसके अंदर GST शामिल है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब सेल टैक्स के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ होते हैं, जिस तरह एक वर्ड यूज़ होता है एक्सक्लूसिव अमाउंट, एक वर्ड यूज़ होता है इंक्लूसिव अमाउंट। आवाज़ आ रही है ना दोनों को? जी जी बिल्कुल। जी। ठीक है, एक्सक्लूसिव अमाउंट में लेट्स से एग्जांपल देते हैं, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, उसकी एक्सक्लूसिव यानी कि GST की जो आपकी सेलिंग प्राइस है, मतलब जब कोई भी कंपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है तो वो GST जो सेल टैक्स होता है, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं जनरल सेल टैक्स, इसको ज्यूम हम नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि 100 रुपये उनकी 1 लाख रुपया उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, यानी कि इनकम होनी चाहिए उस कंपनी की। इसके अंदर लेट्स से एज़ पर लॉ, एज़ पर जो भी जस्टिफिकेशन है उसके मुताबिक इसके ऊपर GST है 17%, जो कि बन गया 17,000। इंक्लूसिव अमाउंट होगी 1,17,000। ठीक है, यानी कि इसमें ये होता है कि पूछा जाता है व्हाट इज़ इंक्लूसिव अमाउंट, व्हाट इज़ एक्सक्लूसिव अमाउंट। तो आप कहेंगे जो एक्सक्लूसिव अमाउंट वो अमाउंट है जो कंपनी की इनकम है जिसके अंदर कोई किसी भी तरह का टैक्स शामिल नहीं है। इंक्लूसिव अमाउंट वो अमाउंट है जिसके अंदर GST शामिल है या कोई भी टैक्सेस शामिल है। अगर वो सेल टैक्स में आपसे पूछ रहा है तो आप कहेंगे इंक्लूसिव ऑफ GST। अगर वो इनकम टैक्स में पूछ रहा है तो आप कहेंगे इंक्लूसिव ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव और इनकम टैक्स का ये बेसिक एक डिफरेंस है। वैसे तो बिल्कुल प्राइमरी चीज़ है, लेकिन बाद स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे वो क्लियर कर दिया। अब अगली चीज़ ये आती है, लेट्स से मैं कहता हूँ आपको कि भाई एक प्रोडक्ट है, ये भी एक इंटरव्यू में पूछा जाता है या प्रैक्टिकली ये भी एक समटाइम स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता है। एक प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपये। मैं आपको कहता हूँ कि भाई इसकी अब ये जो अमाउंट है ना ये इंक्लूसिव अमाउंट है, इसके अंदर GST शामिल है। मैं कहता हूँ कि GST का रेट है लेट्स से 17%, तो इसकी एक्सक्लूसिव अमाउंट क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख रुपया कितने परसेंट है? 117%। मल्टीप्लाई कर देंगे 17%, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी, फ़र्ज़ करें अमाउंट बनती है 15 रुपीज़, तो ये हमारी क्या अमाउंट होगी? GST होगी। क्लियर है बात?
जी समझ आ गई जमाल आपको? सही। ठीक है। जी जी मतलब जी कि बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है कि आप कभी जाते हैं ना तो वो कहते हैं जी 1 लाख रुपए प्रोडक्ट की वैल्यू है, बताएं इसकी एक्सक्लूसिव अमाउंट क्या होती है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं जनाब, 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देते हैं 17% से, तो वही उसी पॉइंट पे वो आपको जज कर लेता है कि इसको पता नहीं है। ठीक है। तो अगर तो वो कहता है कि भाई 1 लाख इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, और आपसे पूछते हैं कि भाई टैक्स का रेट क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमाउंट है जितने परसेंट भी टैक्स है ये उतने परसेंट है। मतलब मैं कहता हूँ 17% है, तो ये अमाउंट कितने परसेंट है, 117%। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे सेल टैक्स रेट है 10%, तो फिर ये अमाउंट कितने परसेंट होगी, 110%। समझ गए बात को? 110। ठीक है। इसको हम बैकवर्ड वर्किंग करके जनाब इसकी एक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि अब सेल, जिस तरह इनकम टैक्स के अंदर मैंने देखा था कि दो बंदे होते हैं, एक फाइलर एक नॉन फाइलर, इसी तरह सेल टैक्स के अंदर भी दो तरह के बंदे हैं। एक बंदा है रजिस्टर्ड, दूसरा बंदा है अनरजिस्टर्ड। ठीक है। अब इसके अंदर जो रजिस्टर्ड बंदा कौन सा है, इनकम टैक्स में हमने देखा था कि जब भी कोई भी बंदा इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होता है तो उसको एक गवर्नमेंट की तरफ से एनटीएन मिल जाता है। ठीक है। एनटीएन मिल जाता है, वो एनटीएन की तो उसने रिटर्न अपनी फाइल कर दिया तो फाइलर बन जाएगा, अदरवाइज क्या बनेगा, नॉन फाइलर बन जाएगा। अब एनटीएन लेने के बाद अब ये हम देखेंगे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री के कब एक बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। जब आप एक एनटीएन ले लिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सेल टैक्स के अंदर भी रजिस्टर्ड हो गए। एनटीएन सिर्फ और सिर्फ एनटीएन का मतलब है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी एओपी है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुआ। लेट से अब जो गवर्नमेंट का रूल है कि अगर किसी की एनुअल सेल 50 मिलियन से ऊपर होगी है, तो वो क्या, अगर एनुअल सेल 50 मिलियन से यानी कि 5 करोड़ से ऊपर सेल चली गई है मैनुफैक्चरर में, यानी कोई भी एक पार्टी है वो यूनिट प्रोड्यूस करती है, बनाती है, सप्लाई ऑफ गुड्स करती है, अगर उसकी एनुअल सेल 5 मिलियन से ऊपर चली गई है तो वो अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएगा। बाय लॉ वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा। अगर इससे कम कम है तो उसको अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा। तो जब उसने अपने आप को सेल टैक्स, मतलब एक मिस्टर ए है, उसकी सेल 50 मिलियन से ऊपर चली गई है, तो अब उसके ऊपर अप्लीकेशन आ गई है लॉ की, तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फाइल करेगा एफबीआर में कि भाई मेरी सेल 50 मिलियन से ऊपर चली गई है, लिहाजा मुझे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करें। जो भी प्रोसेस होगा एफबीआर का उसने पूरा किया तो एफबीआर की तरफ से उस बंदे को एसटीआरएन इशू नंबर हो जाए, तो एसटीआरएन नंबर इशू हो जाएगा, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। समझ गए बात को? ठीक है। सही। मतलब पहले एनटीएन लिया, जी एनटीएन लेने के बाद उसने अपने आप को, जब उसने ऑब्लिगेशन सर्टन लिमिट तक पहुंचा तो ऑब्लिगेशन उसके ऊपर फिलफिल हुई, उसने उस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट किया, अपनी सारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको एसटीआर नंबर इशू हो जाएगा। अब एसटीआर नंबर ये नहीं होगा कि जी आप एक नया ही नंबर है। अगर हम एनटीएन एनटीएन पे सर्च करेंगे, मैं आपको एक एनटीएन दूंगा, उस पर आप जब देखेंगे तो एनटीएन को सर्च करेंगे तो एनटीएन के अंदर जिस तरह हमने देखी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि इसका स्टेटस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, तो उसी के अगले कॉलम में लिखा होता है कि इसका एसटीआरएन नंबर ये वाला है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे हमने एफबीआर ओपन किया, एफबीआर ओपन करने के बाद ये आ रहा ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, सेम उसी तरह जिस तरह हमने एनटीएन चेक किया था किसी भी पार्टी में। तो यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन एनटीएन एसटीआरएन इंक्वायरी। ठीक है। यहाँ पे एनटीएन हमने पहले ही पढ़ लिया था, अब आपको एसटीआरएन की भी समझ आ गई कि एसटीआरएन नंबर क्या होता है। ठीक है। उस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जनाब आप एनटीएन नंबर लिखें, लेट से नंबर है 3808890-8। उसके बाद ये आपसे कोड पूछेगा, ये जनाब आपके सामने उसने सारी आपकी डिटेल दे दी कि भाई ये बंदा, इसका क्या स्टेटस है, रजिस्टर्ड है अब ये उसने सारा दे दिया, कंपनी का नाम है, इसका ये एड्रेस है। इसको अब साथ इस तरह करेंगे। अच्छा यहाँ पे अब थोड़ी सी कि ना वेबसाइट अपडेट हो रही है, इसी वजह से वो एसटीआर नंबर शो नहीं कर रहा इसका।
ठीक है, यहाँ पे बल्कि इसने शो कर दिया, ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। उसने कहा कि भाई इसका ये नंबर है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको याद होगा उसने क्यों यहाँ पे लिख दिया कि जब हमने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल की थी तो हमने आइडेंटिफिकेशन नंबर या जो जिसमें मैंने आपको कहा था कि डैश से पहले पहले हमने लिखना है, याद है ना आपको, मैंने कहा था आपको, तो ये वही चीज़ है। उसने वहाँ पे ये देखें लहदा कर दिया, उसने डैश से पहले पहले रजिस्ट्रेशन नंबर बना दिया। रेफरेंस नंबर होता है एनटीएन नंबर, तो ये एनटीएन नंबर आपका आ गया। और नीचे बिल्कुल उसके नीचे लिखा हुआ है एसटीआरएन नंबर। अगर तो किसी अपने आप को इससे आपको क्या क्लियर होगा कि अगर किसी कंपनी का एसटीआरएन नंबर है तो वो क्या है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। अगर किसी का नंबर नहीं है तो वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर है बात। मतलब आपके पास एक एनटीएन है तो आपने अब ये आपको रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मैं क्यों बता रहा हूँ, जिस तरह हमने इनकम टैक्स में देखा था कि फाइलर या नॉन फाइलर के रेट डिफरेंट थे, इसी तरह इसके अंदर भी फाइलर या रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड के लिए रेट वेरी करेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ये चेक करना है। मतलब आप सेलर है, मैं बायर हूँ, आपने जब मुझे सेल करनी है चीज़ें तो आपने मेरे एनटीएन को देखना है क्या मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरा एनटीएन है कि नहीं है। जिस तरह इनकम टैक्स में पेमेंट करते हुए देखते थे कि भाई ये क्या ये बंदा फाइलर है कि नॉन फाइलर है, सेम इसी तरह इनकम या सेल टैक्स में आपने देखना है कि क्या मैं रजिस्टर्ड हूँ क्या रजिस्टर्ड हूँ। ठीक है, अगर तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरा एसटीआर नंबर है तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, अगर मेरा एसटीआर नंबर नहीं है तो मैं क्या हूँ, अनरजिस्टर्ड हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेट कैसे अप्लाई करनी है हमें। अगर लेट्स से एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने चीज़ें सेल की, प्रोडक्ट ए सेल की, उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपया और उसने सेल किसको की, मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी क्या है, रजिस्टर्ड है। आपने एनटीएन से चेक किया और आपने देखा वो बंदा रजिस्टर्ड है, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल जीएसटी रेट है ना वो है जनाब 17%। तो आपने मिस्टर बी को जब चीज़ें सेल की तो उसकी एक्सक्लूसिव अमाउंट आ गई 1 लाख रुपया, उसके ऊपर जीएसटी आ गया 17,000, तो टोटल आपने 1,17,000 की उसको चीज़ें सेल कर दी। अब ये आपकी इनकम होगी, ये क्या हो गया, जनरल सेल टैक्स। अब आप इसकी डबल एंट्री क्या करेंगे, आप इसकी डेबिट आप क्या कर देंगे, मिस्टर ए रिसीवेबल, मिस्टर बी रिसीवेबल कितनी अमाउंट से, 1,17,000 से, और क्रेडिट आपकी इनकम कितनी है, आपका रेवेन्यू कितना है यहाँ पे 1 लाख रुपया। ठीक है, और क्रेडिट आप कर देंगे सेल टैक्स पेएबल, जिस तरह वहाँ पे हमने किया था विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल टैक्स पेएबल। ठीक है, मतलब आपकी इनकम तो ये है, वो बंदा आपको 1,17,000 रुपया देगा तो आप गवर्नमेंट को ये एफबीआर को जमा करा देंगे। इसकी हम जिस हमने इनकम टैक्स में देखा था कैलकुलेशन, उसमें रेट अप्लाई किए थे, अब इसकी हम कैलकुलेशन सीखेंगे कि ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे करनी है, पे कैसे करनी है। तो इन शॉर्ट अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपने मिस्टर बी को चीज़ें सेल की, मिस्टर बी को अगर आपने चीज़ें सेल की हैं तो आपने नॉर्मल रेट ही अप्लाई कर देना जो आपका जीएसटी रेट है। लेकिन वाइस वर्सा अगर मिस्टर बी आप एक कंपनी एक पार्टी को सेल कर रहे हैं जो कि मिस्टर सी है, लेकिन वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो फिर क्या होगा, आप 1 लाख की चीज़ें सेल की आपने, 17% जीएसटी तो आपने लेना ही लेना है, साथ में आप 2% फर्दर टैक्स भी उससे लेंगे, और उससे कितनी अमाउंट लेंगे, 1,19,000 का। समझ गया बात को। जिस तरह फाइलर के लिए रेट कम है, नॉन फाइलर के लिए रेट ज़्यादा है, इसी तरह सेल टैक्स में रजिस्टर्ड के लिए रेट कम है, अनरजिस्टर्ड के लिए 2% फर्दर टैक्स भी है। ठीक है, तो सर ये अनरजिस्टर्ड ये एनटीएन की बात कर रहे हैं कि एसटीआरएन की बात कर रहे हैं? अनरजिस्टर्ड कौन होगा, अब ये क्वेश्चन है। जिस तरह अभी मैंने बात की कि लेट से एक पार्टी है उसका एनटीएन नंबर ही नहीं है, तो वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, उसने आपको रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, वो अनरजिस्टर्ड है। बट एक पार्टी है उसका एनटीएन नंबर तो है, लेकिन उसका आपने जब जाके ऑनलाइन एनटीएन इंक्वायरी एफबीआर पे चेक किया तो उसका एसटीआरएन नंबर नहीं था, तो वो भी क्या है, अनरजिस्टर्ड है। लेकिन सर अगर जो नेक्स्ट पार्टी है उसकी जैसे आपने बताया 50 मिलियन से सेल ज्यादा है ही नहीं, हाँ तो ठीक है, कोई मसला नहीं। उसका उसने देखे 50 मिलियन की जो मैं बात की ना, ये भी इंडस्ट्री वेरी करेगा, ये जस्ट एक एग्जांपल है। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि इसकी अमाउंट किसी इंडस्ट्री में 10 मिलियन की आ जाएगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप अगर उसकी अमाउंट कम है, ठीक है, कोई मसला नहीं। ला ये कहता है कि भाई आप अपने आप को हर सिचुएशन, एक जगह पे ये कहता है कि आपकी इवन 1 लाख भी सेल है तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें टैक्स में, एसटीआर नंबर ले लें। ठीक है, इवन यहाँ पे एक जगह पे वो ये भी कहता है। ठीक है, तो ये जो 2% चार्ज होता है ये एक तरह सा इन्फोर्समेंट है, अगली पार्टी को एम्फसिस किया गया है कि आप अपने आप को टैक्स में रजिस्टर करवा लें ताकि आपका ये 2,000 रुपया बच जाए, सेल टैक्स नंबर ले लें ताकि आपका 2,000 रुपया बच जाए, रिगार्डलेस कि उसकी सेल 50 मिलियन है कि नहीं है। आपने एनटीएन देखा, अगर उसका एसटीआर नंबर नहीं है तो आपके लिए क्या है, अनरजिस्टर्ड है। क्लियर है बात? जी सही है। ठीक है, अब आते हैं जनाब कि इसकी डबल एंट्री कैसे करनी है।
ठीक है। यहाँ पे तो हमने ये सिंपल डबल एंट्री यहाँ पे ये देख ली थी। अब इसकी कैसे डबल एंट्री करनी है, क्योंकि इसको भी तो रिकॉर्ड करना है। तो आपने सेम अमाउंट से मिस्टर सी जो पार्टी है 1,19,000 रुपये से डेबिट किया, क्रेडिट आपका रेवेन्यू उतना ही है 1,00,000 रुपया, लेकिन आपका जो सेल टैक्स हो गया ना यहाँ पे वो कितना हो गया, 19,000। 19,000। ठीक है। ये आगे हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे कि भाई ये 2,000 रुपया 2,000 हमने लिया तो है, लेकिन ये हमारे किसी काम नहीं होता, इसको तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये उसको एडजस्ट नहीं करते। ठीक है जी। अब आते हैं जनाब एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है। ये तो हमने फर्दर टैक्स देखा, सबसे पहले हमने देखा जीएसटी, फिर हमने फर्दर टैक्स देखा। जीएसटी क्या है, नॉर्मल रेट है जो गुड्स एंड सप्लाईज का होगा। फर्दर कहाँ पे अप्लाई होगा, अगर कोई रजिस्टर्ड है तो 2% अप्लाई होगा। अब आता है एक्स्ट्रा टैक्स। अब जिसना हमने आपको याद होगा सेक्शन पढ़ा था 153, तो मैंने आपको कहा था कि एफएमसीजी के लिए रेट डिफरेंट है, याद है ना आपको, कि बाकी गुड्स के लिए रेट था कंपनी के लिए 4%, लेकिन एफएमसीजी के लिए क्या था 2%, रेट डिफरेंट था। अब इसी तरह गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर उसने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं और ये एक्स्ट्रा टैक्स इसके ऊपर आपने लेना है। कौन सी प्रोडक्ट, जितनी भी होम अप्लाइंसेस है, यानी कि आप टीवी ले लें, एसी ले लें, रेफ ले लें, वाटर डिस्पेंसर ले लें, ओवन ले लें, वॉशिंग मशीन, यानी कि होम अप्लाइंसेस जितनी भी है, ऑडियो सिस्टम ले लें। ठीक है। जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं उन सब के ऊपर गवर्नमेंट ने 2% एक्स्ट्रा टैक्स भी रखा हुआ है। ठीक है। ये क्यों रखा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई भी बंदा जब टीवी लेता है तो वो हर साल टीवी नहीं लेता, वो एक बार टीवी लेगा तो एटलीस्ट उसको 5 साल तो चलाएगा। वो एसी लेगा तो वो जनाब 1 साल बाद तो नहीं लेगा, एटलीस्ट उसको 5 साल तो वो लाजमी यूज़ करेगा। फ्रिज लेगा तो वो जनाब 10 साल तो लाजमी इस्तेमाल करेगा। ये चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली लोग 5 से 10 साल के इंटरवल के अंदर लेती है। ख़राब हो गई है तो लेंगे, अदरवाइज़ ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, तो ये 20-20 साल भी लोगों के घरों में चलती है। ठीक है। वाटर डिस्पेंसर भी चलता है क्योंकि लोग उसको नहीं लेते। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो बंदा एलईडी टीवी एसी चूँकि उसने एक ही 1 टाइम लेना है 4-5 सालों के अंदर, तो हम क्या करते हैं उसको 17% तो लेना ही लेना है, साथ हम 2% उससे एक्स्ट्रा टैक्स भी ले लेते हैं ताकि हमें कुछ रेवेन्यू हमारे पास आ जाए, तो हम उनसे 19% इंडायरेक्टली टैक्स ले लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कर दी उसने कहा जी ये वो चीज़ें वो लेगा जिसके पास पैसे हैं और उसने 4-5 सालों में एक ही बार चीज़ लेनी है। ठीक है। तो इसीलिए जनाब हम इससे 19% टैक्स ले लेंगे, वो बंदा पे कर देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा 2%, यानी कि उनकी एक मोनोपोली है। उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो भी बंदा ये चीज़ लेगा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो टीवी लेने आएगा वो जहाँ पे 20,000 का ले रहा है तो वो 20,200 का भी ले सकता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट यानी कि एक कैटेगरी डिफाइन कर दी कि इस कैटेगरी आपको लिस्ट शेयर करूँगा कौन सी प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में। आपने एफएमसीजी की मैंने लिस्ट शेयर कर दी थी आपको, एफएमसीजी वाली। अच्छा चलो वो भी आपने मुझे याद कराना है, आपको ये भी शेयर करूँगा, इसको आपने अपने डाटाबेस में बनाना है कि इन नाम नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट एफएमसीजी में आती है, कौन कौन सी होम अप्लाइंसेस में आती है, एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है, किन प्रोडक्ट्स पे आता है। तो आपको ये एग्जांपल आनी चाहिए, जैसे आप पेंट जितना भी पेंट है, फोम है यानी कि मोल्टी फोम है, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, हीटर है, गैस हीटर है, ये सारी की सारी उन्होंने एक्स्ट्रा, जिनकी हर वो चीज़ जो हम 2-4-5 सालों में 1 टाइम लेते हैं वो उनके ऊपर उन्होंने किस में फॉल कर दिया, उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स के अंदर फॉल कर दिया। तो इसलिए वो कहते हैं कि भी 2% इजीली ये पे कर देंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा टैक्स का रेट भी 2% है, फर्दर टैक्स का रेट भी 2% है। तो आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ जीएसटी, तो आप बताएंगे जो जनरल सेल टैक्स है, जो एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बीआर, जो प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी है, जो टैक्स को लेती है कंपनी, उसको हम बोलते हैं जीएसटी। कोई पूछता है फर्दर टैक्स क्या है, तो आप क्या करेंगे, व्हेन द सेलर कंपनी सेल द प्रोडक्ट टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर देन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 कंपनी ने 2% फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है जब वो सेल करेगा अनरजिस्टर्ड को। एक्स्ट्रा टैक्स क्या है कि अगर कंपनी कोई स्पेसिफिक गुड्स, वो प्रोडक्ट्स यानी कि जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर दी है वो सेल कर दी है, तो उसने 2% भी चार्ज करना है। क्लियर है बात? सर ये स्पेसिफिक गुड्स में अगर अगला बंदा एसटीआरएन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है फिर 21% हो जाएगा टैक्स? हाँ बिल्कुल 21% हो जाएगा। वो तो 2% आना ही है ना, वो तो एक स्टोरी है ही अनरजिस्टर्ड के साथ है। ठीक है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसका 2% तो है ही है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा टैक्स फॉल कर रहा है तो फिर क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट 19% टैक्स वो आएगा, 2% वो 121 हो जाएगा। ठीक है।
अब हम आते हैं जनाब, जी। इसको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं एक्स्ट्रा टैक्स की भी, इसकी डबल एंट्री कैसे करेंगे। डबल एंट्री वैसे ही है जैसे हमने वो पिछली की है, लेकिन फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। 1 लाख प्रोडक्ट की वैल्यू थी, आपने 17,000 रुपया उस पर GST चार्ज किया, 2000 फर्दर टैक्स चार्ज किया, 2000 एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया, टोटल अमाउंट बन गई 1,21,000 रुपये। ठीक है, डबल एंट्री इसकी सेम होगी। मिस्टर ए फर्ज करो एक आपकी पार्टी थी, तो 1,21,000 रुपये से मिस्टर ए डेबिट हो गया, सेल रेवेन्यू कैड हो गया। एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जब आप सेल टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो उसमें इन दो चीज़ों में डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद जनाब सेल टैक्स पेबल 21,000 यानी कि 17 ये सारा जमा करके 21,000 बन जाएगा। ठीक है, अब अगली चीज़ ये आती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी है मिस्टर एक्स, उससे चीज़ें परचेज़ की और मिस्टर एक्स ने आपको इनवाइस जब किया तो 1 लाख प्रोडक्ट की वैल्यू थी, 17,000 GST। आप एक रजिस्टर्ड कस्टमर थे और उसने आपको, मैं अज्यूम करता हूँ कि एक्स्ट्रा टैक्स नहीं था उसमें, तो उसने आपको 1,17,000 रुपये की इनवाइस दे दी। ठीक है, ये बंदा मिस्टर जेड जो है ये सेलर है, आप क्या है बायर है। तो आपने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की होगी, डेबिट स्टॉक कितनी अमाउंट से, 1 लाख से, क्रेडिट सेल टैक्स फंडेबल कितनी अमाउंट से, 17,000 से, और क्रेडिट क्या कर देंगे पार्टी यानी कि मिस्टर जेड कितनी अमाउंट से, 1,17,000। यानी कि एंट्री उल्ट होगी कि सेलर अपनी बुक्स में ये एंट्री करेगा, बायर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ये वाली एंट्री करेगा। उसके लिए क्या है लाइबिलिटी है और आपके लिए क्या है सेल टैक्स एडवांस टैक्स है। ये हम सीखेंगे कि जब आपको याद होगा इंपोर्ट में मैं आपको पढ़ाया था मैंने आपको कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट आपसे गवर्नमेंट एडवांस में टैक्स ले लेती है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसको एडजस्ट कैसे करना है, लेकिन अभी सिर्फ आपने एंट्री समझनी है। मैं दोनों एंगल से समझा रहा हूँ कि सेलर अपनी बुक्स में ये एंट्री करेगा, बायर अपनी बुक्स में ये एंट्री करेगा। ठीक है, वो अपने स्टॉक को नेट अमाउंट से ही डेबिट करेगा। जिस तरह उसने रेवेन्यू को नेट अमाउंट से क्रेडिट किया है, इसी तरह हम भी अपने स्टॉक को नेट अमाउंट से, क्योंकि सेल टैक्स तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो हमने 1 महीने के अंदर इसको सॉल्व कर देना है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि इसको 1 माह के अंदर हमने सॉल्व कर देना है। डायरेक्ट टैक्स में आपको याद होगा इनकम टैक्स हम क्या करते थे, साल के एंड पे जाके एडजस्ट करते थे जब एनुअल कंपनी लाइबिलिटी पे करनी है, इसलिए हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। वो इनकम के ऊपर था, ये इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, ये परचेजिंग के ऊपर टैक्स है और हमने विद इन 1 मंथ इसको रिजॉल्व कर देना, यानी कि लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। जिस तरह हमने एसेट पढ़ते हैं, एक लॉन्ग टर्म एसेट है, एक शॉर्ट टर्म एसेट है, इसी तरह एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब समझ आ गई दो स्टोरी दोनों में। जी जी ठीक है, जी जी बिल्कुल। अब हम छोटी सी एक और एग्जांपल देखते हैं कि भाई सेल टैक्स को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ पे कवर कर लूँ, क्योंकि आगे ये चीज़ें आपको सारी मेमोरी आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको अभी ये पहला लेक्चर है इसमें सारी चीज़ें आगे यही यूज़ होनी है। फर्ज करें एक पार्टी है मिस्टर ए, ये है सेलर, ये पार्टी है मिस्टर बी, ये क्या है बायर। 1 लाख की चीज़ें सेल की, 17,000 का GST चार्ज किया, 1,17,000 टोटल बन गया। ठीक है, अब ये जब इस मिस्टर ए सेलर के लिए ये टैक्स क्या है, GST क्या है, आउटपुट टैक्स। जब सेलर चीज़ें सेल करेगा तो जो GST चार्ज करेगा उसके लिए क्या है, आउटपुट टैक्स। ये बायर है, बायर ने जब चीज़ें रिसीव की तो उसने जब सेम अमाउंट 1 लाख ये उसने अमाउंट उसके सामने भी सेम अमाउंट आई, तो उसने जो टैक्स पे किया है ये क्या है, इनपुट टैक्स। ठीक है, लेट्स से हम बायर हैं। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि भाई मुझे ये परचेज़ है आपकी, ये मेरी परचेज़ है और ये परचेज़ को मैंने मैन्युफैक्चर किया और जब मैंने इसको सेल किया तो मेरी फर्ज करें प्रोडक्ट जो थी ना वो प्रोडक्ट बन गई XYZ की। तो मैंने जब सेल की तो 1 लाख की चीज़ें मैंने परचेज़ की थी, मैंने इसको सेल कर दी 2 लाख से और मैंने आगे GST चार्ज किया 17%, तो 2 लाख को 17% बनता है 34,000 रुपया। तो मैंने कस्टमर को जनाब 2,34,000 रुपये की चीज़ें सेल कर दी, यानी मैंने 100% प्रॉफिट रखा। 1 लाख की परचेज़ की, उसमें वैल्यू एडिशन की या जो भी करना था उसको मैंने 2 लाख की मार्केट में सेल कर दी। तो आप ये आप है मिस्टर बी, आप है यानी कि हम हैं,
तो हमने मंथ एंड के ऊपर हर महीने की 18 यानी कि 18 को अगर हम बात करें तो 18 मार्च को, मार्च तक हमने सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी। 15 मार्च तक हमने फरवरी की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल की थी, इसी तरह 18 मार्च तक हमने फरवरी की सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। समझ गए बात को? अच्छा सही। ठीक है, अब सेल टैक्स रिटर्न की हमने कैलकुलेशन करनी है, तो उसका फार्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इस केस में कितना है? 34,000 या 34,000 है ना आउटपुट टैक्स। जी जी। ठीक है, जो हम परचेज के ऊपर ले रहे हैं वो क्या है? इनपुट टैक्स। जो हम सेल के ऊपर कस्टमर से ले रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? आउट। चीज़ें आउट हो रही हैं तो आउटपुट टैक्स, इस तरह आपने याद रखना है। चीज़ें इन हो रही हैं तो इनपुट टैक्स। तो परचेज के ऊपर हमने, सेल के ऊपर कितना टैक्स लिया कस्टमर से? 34,000 रुपया। लेकिन इस 34,000 की चीज़ें जब हमने चीज़ें सेल की तो इन चीज़ों को हमने जब बनाया था तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो मटेरियल यूज़ किया था उस मटेरियल के ऊपर हमने कितना टैक्स दिया हुआ है? 17,000 रुपया ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। तो हम ये क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे तो बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। समझ गया बात को? सर ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ना, क्योंकि अगर हम मिडल मैन है तो फिर तो ये काउंटिंग नहीं करेंगे। देखिए, अगर तो आपका STRN नंबर ही नहीं है तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है करने की। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल हमारा STRN नंबर है, ठीक है, ठीक है, और मुझे 1,17,000 रुपये की चीज़ें मिली हैं और मैंने वही आगे थोड़ा सा मार्जिन रख के 1,18,000 रुपये की बेच दी है, ठीक है। तो वो तो मैं सिर्फ अपनी इसमें इनकम टैक्स ही दूंगा ना, क्योंकि सेल टैक्स का उसमें कोई इशू नहीं होगा। नहीं, देखिए, जब आपका STRN नंबर है, आपने 1,17,000 की चीज़ें परचेज की और जब आपने आगे सेल करनी है तो आपने 1,18,000 की है, तो आपने वैल्यूएशन तो की, अपना प्रॉफिट तो ऐड किया, तो उस प्रॉफिट के ऊपर तो आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेगी। आपने सर वो तो इनकम टैक्स हम देंगे ना। नहीं, इनकम टैक्स की बात नहीं, हम अभी पढ़ रहे हैं सेल टैक्स। इनकम टैक्स तो हमने पढ़ लिया ना, वो तो डिफरेंट स्टोरी है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स हम देख रहे हैं कि 1,17,000 की चीज़ें मैंने आपको सेल की और आपने आगे मुदस्सर को सेल करनी है। आपने वो 1,17,000 की चीज़ें जनाब मुदस्सर को 1,20,000 में सेल कर दी, ठीक है। तो अगर आपका STRN नंबर है, आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो जब आप अपना कॉलम वो फिल करेंगे, आप कहेंगे कि मेरी सेल ये वाली है, तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि अच्छा आपकी सेल ये है तो इसके ऊपर टैक्स कितना है, टैक्स भी दे। अच्छा, सही है। ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट ने तो नहीं आपको छोड़ना ना। गवर्नमेंट कहती है कि भाई जितने मर्जी हाथों में जाए हमें टैक्स देते जाएं। अगर आपने टैक्स देना ही नहीं है तो फिर आपने STRN नंबर क्यों लिया? ठीक है, समझ गए बात को? अब फार्मूला हमने देखा जी, इन आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के। आउटपुट टैक्स वो टैक्स है जो हमने कस्टमर से लिया, इनपुट टैक्स वो है जो हमने अपनी परचेज के ऊपर दिया, हमने माइनस कर दिया। आपको याद होगा कि जब हमने एडवांस इनकम टैक्स पढ़ा था 147, तो वहाँ पे शायद किसी ने, मुदस्सिर ने क्वेश्चन किया था, किसने क्वेश्चन किया था कि भाई कॉस्ट के अंदर जो चीज़ जाती है वो जो भी अमाउंट कॉस्ट में ट्रांसफ़र होती है वो सारे के सारा हमारा क्या होता है? एक्सपेंस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल होता है, बाकी एक्सपेंस होता है या इनकम होती है। ठीक है, हर चीज़ जो हम प्रॉफिट एंड लॉस माइनस कर रहे हैं, चाहे बस उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है, कुछ एडमिन के एक्सपेंस है, कुछ सेलिंग के एक्सपेंस है, कुछ वो एक्सपेंस है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, हर वो चीज़ जो आपकी आउटपुट टैक्स को जनरेट करने के लिए यूज़ होगी वो आपका इनपुट टैक्स होगा, अदरवाइज इनपुट टैक्स नहीं होगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने जनाब 34,000 आपका आउटपुट टैक्स था, 17,000 रुपये वो चीज़ थी जो डायरेक्टली आपका मटेरियल था और आपने मैन्युफैक्चर करके उसको प्रोडक्ट बनाई। लेकिन हो सकता है आपने एक AC परचेज कर लिया हुआ ड्यूरिंग द मंथ जिसके ऊपर आपने 10,000 रुपये GST दिया हो। ठीक है, तो वो GST फिर आपका इनपुट नहीं होगा। इनपुट सिर्फ वो होगा जो प्योरली कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड प्रोडक्ट है। समझ आ गई बात की? मतलब हर चीज़ का इनपुट हमने नहीं लेना, इनपुट सिर्फ उस चीज़ का लेंगे जिसको हम यूज़ करके अपना आउटपुट टैक्स जनरेट करेंगे। अगर हम हर चीज़ का इनपुट ले लें, आउटपुट टैक्स हम सिर्फ सेल का ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तो पेमेंट ही नहीं होगी। आपने ड्यूरिंग द मंथ गाड़ी ले ली है तो गाड़ी के ऊपर GST आपने दिया हुआ है, तो आप कहेंगे चलो 34,000 मेरा बनता है, 17,000 परचेज के ऊपर है, 5,000 गाड़ी के ऊपर है, तो मैं तो जनाब 12,000 रुपये का, तो गवर्नमेंट को तो 5,000 का लॉस हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई मैं आपको अलाउ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ उसका इनपुट आपको अलाउ करूँगी जो आपका आउटपुट टैक्स को जनरेट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं जनाब, आउटपुट टैक्स में से चीज़ें माइनस की जाती है, वो कुछ देर के बाद नोटिस भेज देता है कि भाई इसकी मुझे रिकन्सिलेशन दो। तो एट दैट टाइम
क्या होता है कि हमने कम टैक्स पे किया होता है तो टैक्स ज़्यादा बनता है, तो वो आपसे टैक्स तो लेगा प्लस आपसे सरचार्ज भी लेगा फिर जितने डे से आपने कम पे किया होता है। समझ गए ना बात को? सही है। ठीक है। जी तो जी। आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि हर वो चीज़ जो कॉस्ट को यानी कि मटेरियल है प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो चीज़ जो आपकी सेल को जनरेट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसको आप माइनस करेंगे। हर चीज़ को आप माइनस नहीं कर सकते। ये हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। इसको वाइंड अप करते हैं। आज हमने सब ये सेल टैक्स स्टार्ट किया। सेल टैक्स में हमने देखा भी दो तरह के बंदे होते हैं, एक रजिस्टर्ड है, एक अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड बंदा वो है जिसका एसटीआर नंबर है, अनरजिस्टर्ड बंदा वो है जिसका एसटीआर नंबर नहीं है। तो जब आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करनी है तो आपने फर्दर टैक्स चार्ज करना है। तो इसी तरह लॉ ने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो उसने सेग्रीगेट कर दी कि इन प्रोडक्ट्स को जब आप सेल करेंगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स होगा 2%। तो वो हमने देखी कि उसके ऊपर उसकी हमने डबल एंट्री देखी कि उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। फिर हमने देखा कि अगर जो एक बायर है उसका जो चीज़ें, एक सेलर है, उससे जब चीज़ें कस्टमर को सेल करनी है तो जो सेल के ऊपर वो टैक्स कस्टमर से लेगा वो उसका आउटपुट टैक्स है। जो परचेज के ऊपर जो वेंडर को वो टैक्स पे कर रहा है वो क्या है, इनपुट टैक्स। फिर हमने सेल टैक्स पेएबल का फार्मूला देखा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो बैलेंस अमाउंट जो होगी हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। फिर साथ ही हमने ये डिस्कशन की कि हर चीज़ जो आउटपुट टैक्स को जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए इनपुट टैक्स है, दूसरा हमारे लिए यूज़लेस है, वो आउटपुट इनपुट टैक्स नहीं है। अगर हम उसको गलती से ले लेंगे या टेंशन के साथ उसको लेंगे तो गवर्नमेंट आपसे जब रिकन्सिलेशन मांगेगी तो जितनी अमाउंट आपने कम पे की होगी वो तो आपने पे करनी ही करनी है, प्लस जिस डेट से वो कम पे की होगी उस डेट से जिस डेट को वो आपको पकड़ेगा तब से आपसे सरचार्ज भी लेगा। अब कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस करें। जी सर आपका क्वेश्चन ठीक है। नहीं सर। ठीक है। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे एक दो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, जिसमें अभी तो हमने एक ही एग्जांपल देखी ना इनपुट टैक्स, उसमें हम देखेंगे इनपुट टैक्स किन किन चीज़ों का और हम ले सकते हैं। जैसा यूटिलिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम यूज़ कर रहे हैं, बिल यूज उसका हम लेंगे। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी कुछ प्रोडक्ट तो टैक्सेबल होती है, कुछ क्या होती है एग्जम्प्ट होती है। जिस तरह गोरमे फूड की मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो उसकी कुछ प्रोडक्ट टैक्सेबल है, कुछ एग्जम्प्ट है। जब ब्रेड आप लेने जाएंगे तो वो जीरो रेटेड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप चिकन ब्रेड लेने जाएंगे तो उसके ऊपर 17% टैक्स है। इसी तरह जब आप मिल्क लेने जाते हैं, पाउचराइज मिल्क है जो सिंपल डब्बों में पैक जो पैकेट में पैक है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, जीरो रेटेड है। लेकिन जब आप फ्लेवर दूध मिल्क लेंगे तो उसके ऊपर 17% टैक्स है। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसकी कुछ प्रोडक्ट टैक्सीबल होती है, कुछ क्या होती है एग्जम्प्ट होती है। तो उस केस में हम देखेंगे कि हमने सेल टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इनपुट टैक्स कैसे लेना है। ठीक है। मतलब 34,000 का अगर 34,000 2 लाख सेल है तो हो सकता है 2 लाख में 50,000 एग्जम्प्ट हो। ठीक है। तो इनपुट भी हमने कुछ लिया हो, यानी कि वो जो इनपुट तो ले रहे हैं वो सबका आ रहा है। तो यहाँ पे लॉ ये कहता है कि भी उसको डिवाइड करो, कितने परसेंट एग्जम्प्ट है और कितने परसेंट टैक्सीबल है। जितने परसेंट टैक्सीबल है उतने परसेंट ही इनपुट क्लेम करना है आपने इनपुट 100% क्लेम नहीं करना। यानी कि जो रेशो आपकी आउटपुट टैक्स की है उसी रेशो से इनपुट टैक्स लेना। समझ गए बात? ये कल हम एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि इसको हमने कैसे लेना है। इसको हम बोलते हैं नॉन क्रेडिटेबल इनपुट। फिर हम देखेंगे कि कर कोई कंपनी ने जिस कंपनी ने इंपोर्ट की हो, जिस तरह इंपोर्ट का सेक्शन हमने पढ़ा था कि इंपोर्ट किसी कंपनी ने की हुई है तो अगर उसका कैरी फॉरवर्ड टैक्स यानी कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट उसने एडवांस टैक्स दिया हुआ है, सेल टैक्स दिया हुआ है, तो उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। यानी कि ये जो 17,000 रुपये हमने यहाँ पे ये पे किया है तो उस केस में हम देखेंगे कि 17,000 बनता है या इससे कम बनता है। ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, मज़ीद क्वेश्चन करेंगे दो को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, उससे हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। परसों हम फिर आ जाएंगे कि एक एग्जाम्पल लेके सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर डाटा हमने फीड कैसे करना है। यानी कि रिटर्न का पेज देखेंगे कि रिटर्न के अंदर मैनेजर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे परचेज बुक करनी है, कहाँ कहाँ पे सेल बुक करनी है और कहाँ पे स्टॉक बुक करना है। ठीक है जी। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके इंशाल्लाह।